अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नए लेक्चर के साथ। और इसमें आज हमारा जो लास्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था अपना चैप्टर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशियोज को हम डिस्कस कर रहे थे। और उसके लिए हमने एक प्रॉब्लम को जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज उस प्रॉब्लम को हम कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही जो है वो हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, अगेन हम आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो है वो हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ साथ इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियोस आए आप उसके साथ अपडेटेड रहें। तो जी अब हम आज इसको कंप्लीट करेंगे जो हमने इस प्रॉब्लम को स्टार्ट किया हुआ था। और इसमें जो है वो हमारे पास हम जो रेशियोज इसमें डिस्कस कर चुके हैं, हम लिक्विडिटी रेशियोज को डिस्कस कर चुके हैं, हम लीवरेज रेशियोज को डिस्कस कर चुके हैं और हम कवरेज रेशियोज को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो रेशियोज रिमेनिंग हैं वो एक्टिविटी रेशियोज हैं और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। तो एक्टिविटी रेशियोज में सबसे पहले हमारे पास जो रेशियो है वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो अब अगेन जस्ट फॉर रिकॉल हमारे पास इसमें जो ईयर्स हैं 2000, 2001, 2002 है और लास्ट कॉलम में हमारे पास इंडस्ट्री एवरेज है फॉर 2002। तो इसमें जब हम एक्टिविटी रेशियोज की बात करें और एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसमें अब आप ये देखिए, सबसे पहले आप इसमें इंटरप्रिटेशन लिख लें। एवरेज कलेक्शन पीरियड में इंटरप्रिटेशन, इसमें देखिए हमारे पास पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 55 डेज था, फिर एवरेज कलेक्शन डेज जो है वो 73 डेज हो गया और अब करंटली जो है वो हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 62 डेज है। तो अगर हम इसको लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो पहले 73 डेज था एवरेज कलेक्शन पीरियड और अब जो है वो हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 62 डेज है। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो इन्फर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले में हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो इम्प्रूव हुआ है या ये पुअर कंडीशन हो गई है इसमें। कम हुआ एवरेज कलेक्शन पीरियड, जल्दी कर रहे हैं अब। हम जल्दी कर रहे हैं कलेक्शन, राइट। देखिए इसमें अब हम क्या करें कि पहले जो है वो हम जो कंपनी थी वो 73 डेज के अंदर जो है वो अपना कैश कलेक्ट करती थी। जब भी उसकी Yes. सेल होती थी, क्रेडिट सेल होती थी, तो क्रेडिट सेल के बाद वो विद इन 73 डेज जो है वो अपना कैश जो है वो कलेक्ट करती थी। जबकि अब जो है वो कंपनी ने इसको जो है वो इम्प्रूव कर लिया है और अब कंपनी का जो एवरेज कलेक्शन पीरियड रह गया है वो 62 डेज रह गया है। तो इसके लिए आप लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन is in a better position. The organization is in a better position as its average collection period has improved. As its average collection period has improved. तो इसमें आपने ये बता दिया कि चूंकि ये इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो कम हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ये बेहतर साइन है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना कैश जो है वो जल्दी कलेक्ट कर रही है। अब इसके बाद आप इसके ओवर टाइम एनालिसिस पे आ जाएं। सॉरी, ये जो हमने इंटरप्रिटेशन लिखी है, इंटरप्रिटेशन में तो सिंपली आप जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। ये जो आपने इंटरप्रिटेशन लिखी है इसको आप ओवर टाइम एनालिसिस का नेम दे दें और इंटरप्रिटेशन को उससे पहले आप लिखेंगे। ये जो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन लिखवाई है ये हमने ओवर टाइम एनालिसिस लिख दिया है। इंटरप्रिटेशन के लिए आप पहले एक इंटरप्रिटेशन की अलग से हेडिंग दे लें, इंटरप्रिटेशन। इसमें तो सिर्फ हमने ये देखना है कि जो 62 डेज है इसका मतलब क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन इज collecting cash. The organization is collecting cash from receivables. The organization is collecting cash from receivables in 62 days. In 62 days. और उसके बाद फिर आपका वो ओवर टाइम एनालिसिस आ जाएगा जो भी आपने लिखा है। द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन
the company has a better position. The company has a better position as its average collection period has improved. As its average collection period has improved. और उसके बाद अब आप इसकी थर्ड हेडिंग दे देंगे एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए। और एक्सटर्नल एनालिसिस में अब आप ये देखें कि हमारे पास जो कंपनी का करंट कलेक्शन पीरियड है वो 62 डेज है और कंपनी का जो इंडस्ट्री का एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 45 डेज है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री ऑन एवरेज अपनी क्रेडिट सेल के बाद 45 डेज के अंदर जो है वो कैश को कलेक्ट कर लेती है, जबकि कंपनी जो है वो 62 डेज में कलेक्शन कर रही है। इसका मतलब है कि हमारी पोजीशन इंडस्ट्री के मुकाबले में एक्सटर्नल एनालिसिस की बेस पे वीक है। तो इसमें आप लिखेंगे द कंपनी हैज अ वीकर पोजीशन, द कंपनी हैज अ वीकर पोजीशन as its collection period is greater than the industry average, is greater than the industry average। तो इसमें सिंपली आपने ये बता दिया कि चूंकि कंपनी का जो कलेक्शन पीरियड है वो इंडस्ट्री के कलेक्शन पीरियड के मुकाबले में ज़्यादा है, तो इस वजह से जो कंपनी की पोजीशन है वो वीकर पोजीशन है। उसके बाद जो आप नेक्स्ट रेशो जिसको हमने डिस्कस करना है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, तो इसके लिए भी आप सबसे पहले इंटरप्रिटेशन दे दें कि हेडिंग बना लें इंटरप्रिटेशन की। अब उसके अंदर देखिए हमारे पास जो कंपनी का करंट जो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज है वो 181 डेज है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो इन्वेंट्री साइकिल है या जो कंपनी इन्वेंट्री का जो टर्नओवर है कंपनी में वो 181 डेज के अंदर जो है वो कंप्लीट होता है। मींस कंपनी जो इन्वेंट्री को परचेज करती है, उसके बाद उससे प्रोडक्शन करती है, उसको सेल करती है और कैश को कलेक्ट करती है और दोबारा से फिर इन्वेंट्री को परचेज करती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये 181 डेज के अंदर जाके कंप्लीट होता है। इसमें आप लिखेंगे जी द कंपनी इन्वेंट्री साइकिल, द कंपनी इन्वेंट्री साइकिल completes in the company inventory cycle completes in 181 days, completes in 181 days। इसमें सिंपल हम ये बता दिया कि कंपनी का जो इन्वेंट्री साइकिल है वो 181 डेज के अंदर जाके जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगर आप इसके ओवर टाइम एनालिसिस पे आ जाएं, ओवर टाइम एनालिसिस, तो ओवर टाइम एनालिसिस में देखें पहले इसका इन्वेंट्री साइकिल बेहतर था, 136 डेज था। अब जो है लास्ट ईयर में 180 डेज आ गया और अब जो है वो इसका इन्वेंट्री साइकिल जो है वो 181 डेज हो गया। तो अगर हम इन तीनों ईयर्स को देखें तो हम इससे क्या इन्फर कर सकते हैं। अगर सपोज हम 136 से स्टार्ट करें और अब कंपनी का जो है वो जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो 181 डेज है, तो हम क्या चीज इन्फर कर सकते हैं। कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो ज्यादा हुआ है, कम हुआ है? सर या ज्यादा हुआ और ये हर चीज है। ये टर्नओवर ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, या ये इन अदर वर्ड ये पुअर पोजीशन है, स्ट्रॉन्गर पोजीशन है? सर पुअर पोजीशन है। पुअर पोजीशन है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज ये ज्यादा तो हो रहा है लेकिन उसकी इन्वेंट्री टर्नओवर इटसेल्फ कम हो रही है। कैसे कि पहले ये 136 डेज में साइकिल कंप्लीट हो जाती थी। पहले साइकिल कितने डेज में 181 कंप्लीट होती? 136 डेज में। और अब ये साइकिल कितने डेज में कंप्लीट होती है? 181 डेज में, राइट। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का टर्नओवर कम हो गया। पहले कंपनी एक साल में ज्यादा दफा जो है वो इन्वेंट्री प्रोसेस को कंप्लीट कर लेती थी, इन्वेंट्री साइकिल को कंप्लीट करती थी। अब जो है वो उसका इन्वेंट्री साइकिल जो है वो कम टाइम जो है वो कंप्लीट होगा।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे द कंपनी हैज वीकर पोजीशन, द कंपनी हैज वीकर पोजीशन as its inventory turnover in days, as its inventory turnover in days have increased, as its inventory turnover in days has increased. तो इसमें सिंपली हमने ये बता दिया कि कंपनी का जो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज चूंकि इंक्रीज हुआ है, तो इस वजह से जो है कंपनी की जो पोजीशन है वो वीकर है। अच्छा, अब इसमें एक चीज का इसमें जो आप ख्याल रखेंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर अगर सिंपल यहाँ पे दिया होता इन्वेंट्री टर्नओवर, अगर यहाँ पे सिंपली ये दिया होता जी इन्वेंट्री टर्नओवर, तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर होता और सपोज ये इन्वेंट्री टर्नओवर होता 1.36, 1.80, 1.81, ये मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि अगर ये डेज में नहीं होता, ये वैसे इन्वेंट्री टर्नओवर होता और ये होता 1.36, 1.80, 1.81, डेज में नहीं होता, तो फिर ये कंपनी के लिए बेहतर पोजीशन थी, क्योंकि इसका मतलब ये था कि पहले आपका इन्वेंट्री प्रोसेस 1.36 सब में कंप्लीट होता था और अब आप इन्वेंट्री जो साइकिल है उसको 1.81 टाइम्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो बेहतर पोजीशन होती। लेकिन चूंकि यहाँ पे डेज में दिया गया है, तो डेज में अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। डेज में डिफरेंट ऐसे हो गई है कि अब आप पहले 136 डेज में कंप्लीट करते थे, अब आप 181 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपका इन्वेंट्री प्रोसेस जो है वो स्लो हो गया है, राइट। तो इस चीज का आप जरूर ख्याल रखेंगे। लास्ट जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसमें जो है वो आपका जो इन्वेंट्री साइकिल था वो इन्वेंट्री टर्नओवर सिर्फ दिया हुआ था, तो वो फिगर्स में था, वो टाइम्स में आंसर था। तो हमने अगर टाइम्स में आंसर है तो वो बेहतर हो रहा है, ज्यादा हो रहा हो तो वो कंपनी के लिए बेहतर होता है। ये इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज है, तो डेज अगर ज्यादा हो रहे हो तो इसका मतलब है आपका प्रोसेस स्लो हो रहा है और वो कंपनी के लिए वीकर पोजीशन हो। उसके बाद आप थर्ड हेडिंग दीजिएगा एक्सटर्नल एनालिसिस की। एक्सटर्नल एनालिसिस, अब एक्सटर्नल एनालिसिस में देखें कि जो इंडस्ट्री ऑन एवरेज कितने डेज में अपना इन्वेंट्री साइकिल कंप्लीट कर लेती है, 111 डेज में, और कंपनी कितने डेज में कंप्लीट कर रही है, 181 डेज में। तो ये पोजीशन को हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रॉन्गर पोजीशन है, वीकर पोजीशन है? सर वीकर पोजीशन है कंपनी की। वीकर पोजीशन है, क्योंकि इंडस्ट्री अपना जो इन्वेंट्री प्रोसेस है, साइकिल है, उसको ज्यादा टाइम्स कंप्लीट कर रही है, जबकि हम जो है वो उसको कम कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे द कंपनी हैज वीकर पोजीशन, द कंपनी हैज वीकर पोजीशन as its inventory cycle, as its inventory turnover, as its inventory turnover in days is greater than the industry average, is greater than the industry average. उसके बाद नेक्स्ट जो रेशियो है, जो एक्टिविटी रेशियो के अंदर लास्ट रेशियो है, वो है टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर, तो टोटल एसेट टर्नओवर को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इसमें सिंपली आप क्या करते हैं कि इसमें आप इस चीज़ को चेक करते हैं कि आपने अपने टोटल एसेट्स के अगेंस्ट कितनी अमाउंट के जो है वो सेल्स जो है वो जनरेट की हैं। तो इसका फार्मूला क्या था हमारे पास टोटल एसेट टर्नओवर का, याद है किसी को? सर नेट सेल्स एवरेज टोटल सेल्स डिवाइड राइट, रेशियोज की नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, एवरेज टोटल सेल्स। हाँ जी, एवरेज टोटल एसेट्स। तो इसमें अब आप देखें हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो करंट ईयर के लिए 1.23 है।
1.23। तो इसमें सबसे पहले आप इसकी इंटरप्रिटेशन लिख लेंगे। The company has net sales of $1.23, net sales of $1.23 against average total assets of $1 against average total assets of $1। तो इसमें हमने ये बता दिया कि जो कंपनी है इसके पास $1 एवरेज टोटल एसेट्स के अगेंस्ट ये कितनी की सेल्स करती है, ये $1.23 सेल्स करती है। और अब अगर हम इसको ओवर टाइम एनालिसिस में देखें, नेक्स्ट हेडिंग आप ओवर टाइम एनालिसिस की दे दें। ओवर टाइम एनालिसिस में देखें पहले 1.25 था, फिर 1.18 हो गया, फिर अब ये 1.23 हो गया। तो अगर हम इसको ओवरऑल देखें 3 इयर्स पे, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन कहेंगे, वीक पोजीशन कहेंगे या एवरेज पोजीशन कहेंगे? सर वीक हो गई है, अगर हम सेकंड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो वीक हो रही है। अगर हम सेकंड इसके मुकाबले में देखें 1.18 के मुकाबले में, फर्स्ट ईयर पे हमारी 1.25 थी, फिर 1.18 होगी, अब 1.23 हो गई, तो ये वीक हो रही है क्योंकि कितनी जल्दी एक कंपनी जो है अपने एसेट को कन्वर्ट कर रही है, अपने जो अपना मटेरियल को एसेट में कन्वर्ट कर रही है। नहीं देखें इसको मैं थोड़ा सा इस रेशियो में हम सिंपल इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप जितने भी टोटल एसेट्स होते हैं $1 टोटल एसेट के अगेंस्ट आप नेट सेल्स कितनी जनरेट करते हैं। देखिए वो हमने एसेट्स को कन्वर्ट नहीं करना सेल्स में, हमने जो एसेट्स परचेज किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम उसको क्यों परचेज करते हैं? ताकि हम उनको यूज करते हुए सेल्स कर सकें, हम नेट सेल्स जनरेट करें। तो ये नेट सेल्स जितनी बेहतर होंगी, ज्यादा होंगी, उतना बेहतर होगा आपके लिए, राइट। तो इस इन तीनों का मतलब ये है कि पहले कंपनी $1 एसेट के अगेंस्ट 1.25 सेल्स कर लेती थी, फिर 1.18 कर लेती थी, फिर 1 पॉइंट, अब करंटली 1.23 कर रही है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू इसको कह सकते हैं कि ये वीकर पोजीशन है कि पहले ये 1.25 के सेल जनरेट करती थी और अब 1.23 की है, या आप इसको ऑन एवरेज पोजीशन भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि अगर हम फर्स्ट ईयर के मुकाबले में देखें तो 1.25 है और अभी जो है वो 1.23 है, तो इसके मुकाबले में वीक हो रही है। लेकिन अगर इसको इस 2001 के मुकाबले में देखा जाए कि 1.18 थी, तो अब आपने ज्यादा कर लिया है। पहले आप $1 एसेट के अगेंस्ट 1.18 सेल्स जनरेट कर रहे थे लास्ट ईयर में, और अब जो है वो आप 1.23 कर रहे हैं। लेकिन अगर 3 इयर्स के ऊपर देखा जाए तो एक ईयर में कम हो गई और उसके बाद अगले ईयर में जाकर ज्यादा हो गई। मैं खाली ये जो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको 0.01% का फर्क है या 0.02 का डिफरेंस आता है तो उसको आप एवरेज पोजीशन कह सकते हैं। तो आप इसको ये ओवर टाइम एनालिसिस पे आप इसको एवरेज पोजीशन कह दें। द कंपनी हैज एन एवरेज पोजीशन, द कंपनी हैज एन एवरेज पोजीशन। और अगर आप इसको चाहें तो आप इसको थोड़ा सा वीकर पोजीशन भी बता सकते हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं द कंपनी हैज अ लिटिल वीकर पोजीशन एज इट्स रेशियो हैज डिक्रीज फ्रॉम 1.25 टू 1.23। तो ये अब ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि ये आप इसको एवरेज पोजीशन भी कह सकते हैं और इसको थोड़ी सी वीकर पोजीशन भी आप कह सकते हैं। और अगर हम इसको जो है वो एक्सटर्नल एनालिसिस पे ले जाएं, तो अब एक्सटर्नल एनालिसिस में देखें इंडस्ट्री अपने $1 एसेट के अगेंस्ट कितनी सेल्स करती है, $1.66 की, और हम कितनी सेल्स कर रहे हैं 1.23 की। तो कौन बेहतर है, इंडस्ट्री बेहतर है, कंपनी बेहतर है? सर इंडस्ट्री इंडस्ट्री बेहतर है। इंडस्ट्री अपने एसेट्स को ज्यादा बेहतर यूटिलाइज कर रही है।
वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है, जबकि हमारी एफिशिएंसी एसेट यूटिलाइजेशन की कम है, हम कम सेल जनरेट कर रहे हैं। इसमें आप लिखेंगे द कंपनी हैज़ वीकर पोजीशन, द कंपनी हैज़ a weaker position as its ratio is less than industry average, as its ratio is less than industry average। तो आपने सिंपल ये बता दिया कि क्योंकि यहाँ पे ये रेशो कम है इंडस्ट्री एवरेज से, तो इसकी पोजीशन जो है वो वीकर है। उसके बाद जो हमारी लास्ट कैटेगरी है जी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, हम उसके ऊपर आ जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सबसे पहले रेशियो है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो हम इसमें सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखें हमारे पास जो प्रॉफिट है करंट ईयर का वो 32.9%, 32.9%। अब देखें द कंपनी हैज gross profit of 32.9% from its total sales, तो सिंपली हमने बता दिया कि जो कंपनी की जितनी भी टोटल सेल्स होंगी उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा वो 32.9% होगा। और अब अगर हम इसको ओवर टाइम एनालिसिस पे देखें तो ईयर 2000 में हमारी परसेंटेज क्या थी 30.6%, और अब हमारी परसेंटेज क्या हो गई है 32.9%। तो ये जो है वो हमारी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है क्योंकि ये रेशियो जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे द कंपनी हैज स्ट्रॉन्गर पोजीशन, द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन as its ratio is increasing, उसमें आपने ये बता दिया कि चूंकि कंपनी की जो रेशियो है वो इंक्रीज हो रही है तो इस वजह से ये कंपनी के लिए स्ट्रॉन्गर पोजीशन है। और उसके बाद आप एक्सटर्नल एनालिसिस पे आ जाएंगे। अब एक्सटर्नल एनालिसिस में भी देखें सेम ट्रेंड है, जो इंडस्ट्री है वो ऑन एवरेज 23.8% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करती है, जबकि हम जो है वो 32.9% जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारी जो CGS की वैल्यू है वो इंडस्ट्री से कम है, तो ये हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा है इंडस्ट्री के मुकाबले में। तो आप लिखेंगे द कंपनी हैज स्ट्रॉन्गर पोजीशन, द कंपनी हैज स्ट्रॉन्गर पोजीशन as its ratio is greater than industry average, as its ratio is greater than industry average। तो हमने सिंपली बता दिया कि चूंकि यहाँ पे आपकी रेशियो इंडस्ट्री के मुकाबले में ज़्यादा है तो कंपनी की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप दे लें रिटर्न एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन की। नेट प्रॉफिट मार्जिन में सबसे पहले उसी तरह से आप इसका सेम ट्रेंड रहेगा। सबसे पहले आप इंटरप्रिटेशन लिखेंगे द कंपनी हैज़ नेट प्रॉफिट ऑफ 5.04%, the company has net profit of 5.04% from total sales। तो आपने सिंपली ये बता दिया कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है टोटल सेल्स में से 5.04% है। और उसके बाद जब हम ओवर टाइम एनालिसिस पे देखेंगे तो सेम ट्रेंड है। पहले जो है वो आपके पास 4.90% होता था नेट प्रॉफिट मार्जिन, और अब जो है वो 5.04% है। तो आप उसमें से लिखेंगे द कंपनी हैज स्ट्रॉन्गर पोजीशन, the company has stronger position as its ratio has increased, as its ratio has
इंक्रीज्ड। और उसके बाद जब आप इसको कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के साथ, तो इंडस्ट्री का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है वो 4.7 है, जबकि हमारी 5.04 है। तो अगेन हमारी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। अब लिखें द कंपनी हैज स्ट्रॉन्गर पोजीशन as its ratio is greater than industry average, as its ratio is greater than industry average। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी अब सेकंड लास्ट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला होता है हमारे पास नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि आपके टोटल एसेट्स का कितने परसेंट नेट प्रॉफिट होता है। तो अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास पहले अभी करंटली हमारे पास 6.19 है। तो आप इसमें लिखेंगे इंटरप्रिटेशन में द कंपनी हैज नेट प्रॉफिट ऑफ the company has net profit of 6.19 against total assets, against total assets। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के जितने भी टोटल एसेट्स होते हैं उसका 6.19% जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद आप इसके ओवर टाइम एनालिसिस पे आ जाएं। तो ओवर टाइम एनालिसिस पे अगर हम 3 इयर्स के फेज में देखें तो पहले 6.13 था, फिर ये ज्यादा होके 6.29 पे चला गया, अब ये कम होके 6.19 पे आ गया। लेकिन अगर हम 3 इयर्स की परफॉर्मेंस चेक करें तो पहले 6.13 था और अब 6.19 है। तो इसका मतलब है इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतर हुआ है। द कंपनी पोजीशन इज स्ट्रॉन्गर, द कंपनी पोजीशन इज स्ट्रॉन्गर एज its ratio has increased, as its ratio has increased। और उसके बाद जब आप एक्सटर्नल एनालिसिस पे जाएंगे तो एक्सटर्नल एनालिसिस में देखें हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 6.19 है और जो इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 7.80 है। और ये सेम ट्रेंड हमारे पास तो यहाँ पे भी आया था एक्टिविटी रेशियो की लास्ट रेशियो में, टोटल एसेट टर्नओवर में भी। तो यहाँ पे भी ये सेम ट्रेंड आ रहा है। तो अब ये देखें ट्रेंड सेम है। जब आप टोटल एसेट के अगेंस्ट सेल्स कम जनरेट करेंगे, जब हमने इस रेशियो में डिस्कस किया था टोटल एसेट टर्नओवर में, जिसमें हमें ये पता चला था कि कंपनी की कम सेल्स हैं अगेंस्ट टोटल एसेट्स, इंडस्ट्री की सेल्स ज्यादा है। तो जब सेल इंडस्ट्री ज्यादा करेगी और आप कम सेल्स करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर जो इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा और आपका नेट प्रॉफिट कम होगा। तो सेम ट्रेंड यहाँ पे है। तो आप लिखेंगे द कंपनी पोजीशन इज वीकर, the company position is weaker as its ratio is less than industry average, as its ratio is less than industry average। सिंपली आपने ये बता दिया है कि चूंकि कंपनी की जो रेशियो है वो इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले में जो है वो कम है, तो इस वजह से एक्सटर्नल एनालिसिस में कंपनी की पोजीशन जो है वो वीक है। इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री है वो अपने टोटल एसेट के अगेंस्ट ज़्यादा सेल्स जनरेट करती है और उसका नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, जबकि हम जो है वो अपने नेट एसेट्स के अगेंस्ट कम सेल्स जनरेट करते हैं और हमारा जो है उसकी वजह से नेट प्रॉफिट भी कम होता है। और उसके बाद हमारे पास इसकी लास्ट रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी में देखिए हमारे पास इसकी रेशियो आ रही है 11.19। तो आप इसकी सबसे पहले इंटरप्रिटेशन लिखेंगे द कंपनी हैज नेट प्रॉफिट of 11.19%, net profit of 11.19% against total equity, against total equity। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जितनी टोटल इक्विटी होती है उसका 11.19% जो है वो आप नेट प्रॉफिट अर्न करते हैं। और अब अगर हम इसको ओवर टाइम एनालिसिस पे जाएं तो सेम ट्रेंड है, कंपनी की पोजीशन बेहतर हो रही है। पहले 10.78 था, फिर 11.36, फिर 11.19। तो अगर 3 इयर्स की फेज में देखें तो इसकी रेशियो बेहतर हो रही है, 10.78 से अब ये 11.19 है।
हम इसमें कहेंगे द कंपनी हैज स्ट्रॉन्गर पोजीशन, द कंपनी हैज स्ट्रॉन्गर पोजीशन एज इट्स रेशियो हैज इंक्रीज्ड, एज इट्स रेशियो हैज इंक्रीज। तो सिंपली हमने ये बता दिया कि कंपनी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसकी जो रेशियो है वो इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद हम इसके लास्ट एक्सटर्नल एनालिसिस पे जाएंगे। एक्सटर्नल एनालिसिस में देखें सेम ट्रेंड है हमारे पास। एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए इंडस्ट्री जो है वो उसका नेट प्रॉफिट अगेंस्ट टोटल इक्विटी 14.04 है, जबकि हमारा जो नेट प्रॉफिट है अगेंस्ट इक्विटी वो 11.19 है। और ये भी उसी वजह से है कि कंपनी की जो टोटल सेल्स हैं वो इंडस्ट्री के मुकाबले में कम है। जब टोटल सेल्स कम है तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम आया और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम आई। इसमें आप लिखेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस में द कंपनी हैज अ वीकर पोजीशन, the company has a weaker position as its ratio is less than the industry average, as its ratio is less than the industry average. तो ये हमारी जो प्रॉब्लम थी जो हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे थे, हमने इसको ओवरऑल जो है इसको डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम इसकी समरी की बात करें, इनका लास्ट हमने एक समरी जो है वो हमने बनाई थी। अब उस समरी के अंदर आप अगर देखें तो समरी में एज एच ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई। जैसे लिक्विडिटी रेशियोज में हमने देखा था कि लिक्विडिटी रेशियोज में कोई ऐसा कोई सेम ट्रेंड हमारे पास सिर्फ ये आया था कि जी यहाँ पे इन्वेंट्री थोड़ा सा जो है वो आप ज़्यादा होल्ड कर रहे थे, कि आपकी करंट रेशियो जो है वो बहुत बेहतर थी इंडस्ट्री के मुकाबले में। एसेट टेस्ट रेशियो ऑन एवरेज आई थी। तो हमने कहा था कि इंडस्ट्री के मुकाबले में कंपनी के इन्वेंट्री का लेवल ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास लीवरेज रेशियोज में से एज एच ऐसी कुछ चीज़ सामने नहीं आई थी। इंटरेस्ट कवरेज में भी हमारे पास कोई सिर्फ ओवर टाइम एनालिसिस पे था कि आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बड़ा है, लेकिन एज कंपेयर टू इंडस्ट्री आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग थी। और उसके बाद एक्टिविटी रेशियोज में हमारे पास ये आया कि हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कम है, ज़्यादा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका मतलब ये है कि कंपनी को अपनी कलेक्शन पॉलिसीज को बेहतर करने की जरूरत है। कंपनी को कलेक्शन टाइम कम करने की जरूरत है, कलेक्शन जल्दी करनी चाहिए कंपनी को। सेकंड पॉइंट ये है। एक पॉइंट हमारे पास फर्स्ट रेशियोज में से आया है, लिक्विडिटी रेशियोज में से कि इन्वेंट्री ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आया है हमारे पास कि कंपनी को अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड बेहतर करने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि कंपनी का इन्वेंट्री साइकिल स्लो है। अगेन ये उसी वजह से आ रहा है कि क्योंकि आप इन्वेंट्री ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, जो ऊपर हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज में आई थी, उस वजह से इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज ज़्यादा है, तो आपका इन्वेंट्री साइकिल कम कंप्लीट हो रहा है। तो आपको इन्वेंट्री कम होल्ड करनी चाहिए, उससे आपकी एसेट टेस्ट रेशियो भी बेहतर होगी और उससे जो है वो आपका ये इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज भी बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद टोटल एसेट टर्नओवर, कि हमारी नेट सेल्स कम है, टोटल एसेट्स टर्नओवर हमारा वीक आ रहा है। तो अगेन ये चूंकि इन्वेंट्री ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो है वो टोटल एसेट ज़्यादा हैं या सेल्स कम है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी में हमारे पास इशू है कि इसमें हमारे पास जो है वो नेट सेल्स ज़्यादा हैं, सॉरी नेट सेल्स हमारे पास कम है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। तो ये 4-5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे आए हैं। तो ये हमारे जो है वो प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है, हमने इस डिस्कशन को जो है वो कंप्लीट कर दिया।